आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए कि इस बार का जो मॉडल पेपर है एकदम ओरिजिनल और ऑफिशियल, जो आप लोगों के लिए जैक द्वारा रिलीज किया गया है, उनका पहला सेट हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ओरिजिनल सबूत है कि देख लीजिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो 2024-25 का जैक मॉडल पेपर जारी किया गया है, वो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इत्मीनान से देखिए और अपने एग्ज़ाम को एक अच्छे अंजाम दीजिए। तो पहला विषय हम साइंस का लेकर के आना बेटर समझे। फिर अगला वीडियो कल, एक दिन छोड़ के एक दिन सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम में देखिए आपका फुल मार्क्स रहेगा, 50 का समय मिलेगा, 1 आवर का, और विषय है विज्ञान। इंस्ट्रक्शन देखिए कुछ दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करें। यानी 4 ऑप्शन रहेगा, ABCD करके। उन 4 में से कोई एक ही सही रहेगा, उसे ही आपको चुनना है। गलत उत्तर के लिए बोर्ड कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब मान के चलिए, अगर आपने किसी का आंसर है A और आपने रंग दिया B को, तो वो सिर्फ गलत होगा, आपका नंबर कटेगा नहीं इसमें से। तो ये 3-4 अपडेट हमारे लिए। यार चलिए, क्वेश्चन दिखाने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, प्लस आप जाकर के सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पास एक लाइक का बटन रहता है, उसे दबाइए। क्योंकि आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं, हमें रिएक्शन देते नहीं हैं। कैसे हमें पता चलेगा तो कि वीडियो अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। तो चलिए देखिए, हमारे पास ये हिंदी में है, वही सेम चीज़ है इंग्लिश में है, देख लेंगे। और इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बड़े ही जोश और जुनून के साथ आप लोग जवाब देंगे। क्या कहता है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ पर है। सूक्ष्म जीव जो है उनका निवास स्थान कहाँ पर है। तो चलिए आप लोग देखिए कहाँ पर है इसका निवास स्थान। तब तक मैं ज़रा नींव को छोटा कर लेता हूँ। चलिए रहने दीजिए, देखा जाएगा। कहाँ, वायु में या पानी में या जीवित वस्तुओं पर या उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे कि सूक्ष्म जीव जो होता है वो वायु में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, और जीवित वस्तुओं पर भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा सही। यानी ऑप्शन डी इज द राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है सर, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। यानी मच्छर से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे सेट में हम पहले आप लोग को करा चुके हैं, लेकिन बोर्ड के द्वारा जो ओरिजिनल मॉडल सेट भेजा गया, वो एकदम गरम गरम यही मॉडल सेट भेजा गया है, जो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को डेट अभी तक सामने दिखाए हम कि ये देखिए एकदम 2024-25 का, और आप लोग भी 2024-25 सेशन में पढ़ रहे हैं। तो चलिए 2 नंबर का हम लोग जवाब यहाँ देखेंगे क्या होगा सर। ये फिर से एक बार मिटा दे रहा हूँ। और चलिए देखिए, अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसके मच्छर के काटने से होता है। तो आप लोग सटाक से बताएंगे कि मच्छर के काटने से कौन सा होता है। पोलियो होता है, या रिंगवर्म होता है, या हैजा होता है, या मलेरिया होता है। तो याद रखेंगे सर, सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहता बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है। यानी कौन ऐसे सूक्ष्मजीव है जो बायोडीजल के निर्माण में हमारे लिए वो सहायक होते हैं। तो 3 नंबर का जो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटोजोआ, बीजाणु, शैवाल, या कवक, हमें बताएंगे सर। तो ऑप्शन सी इज द राइट, यानी 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए सर, देखिए ये पेज 1 है, ये आपके JCRT द्वारा जारी किया गया है, और एकदम गर्म है सर। इस बार का आप लोगों का ताज़ा ताज़ा मॉडल पेपर है। चलिए, तो उसका सारे प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन ढंग से दिमाग में सेट कर लेंगे। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। क्या आता है सर, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ये अमीबा है, या शुतुरमुर्ग का अंडा है, या माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा होता है सर। देखिए यहाँ इंग्लिश सही लिखा हुआ है, एंड इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सबसे बड़ी जो होता है वो
शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो जरा हम ये कलर चेंज करते हैं, एक ब्लू ले लेते हैं, डार्क ब्लू। चलिए अब हम लोग देखते हैं सर 5वां नंबर क्या कहता है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। फटाक से आप लोग बताइए, सारा क्वेश्चन पहले डिस्कस करा चुके हैं। किस भाग में, केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में या कोशिका भित्ति में या इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाक से बताइए कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो 5 नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट, यानी ये हो जाएगा हमारा केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं सर, केंद्रक में। अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने रहा कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होता है, यानी कौन से ऐसे धातु है जो हमारे कमरे के तापमान से द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, जस्ता, तांबा, पारा या टीन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, पारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए कहता है सर कि एक्सरे करने वाले मशीन जो होता है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी एक्सरे करने वाली जो मशीन होता है उसमें कौन से धातु का प्रयोग होता है, टीन का, सोना का, तांबा का या लेड का। तो याद रखेंगे सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो लेड, ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए क्या कहता है सर कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान होती है। सर झारखंड का जो जादूगोड़ा है उसमें कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पर, झारखंड के जादूगोड़ा में। सही आंसर ढूंढेंगे, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम या अयस्क। तो हमारा सही जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। यूरेनियम पाया जाता है झारखंड के जादूगोड़ा में, क्या पाया, तो यूरेनियम। ये रहा आप लोगों के लिए 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, यानी धातु का उस गुण का जिक्र करना है यहाँ पर जिस गुण के कारण उसे पीट करके चादर बनाई जा सकती है। तो वो क्या हो जाएगा, तन्यता, कुचालकता, आघातवर्धन्यता या लचीलापन। तो याद रखेंगे हमारा सही आंसर हो जाएगा सर आघातवर्धनीयता। इसी के कारण पीट करके उसे चादर में, प्लेट में बदल सकते हैं। तन्यता होता है सर खींच करके तार बना सकते हैं, इसके दम पर क्या, खींच करके तार बना सकते हैं। कुचालकता जानबे कर, तो इस गुण के कारण सर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्या कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से ऊष्मा की सबसे कम कुचालक धातु कौन सी, यानी ऊष्मा का हीन चालक वाले धातु कौन सा, यानी कौन से धातु में ऊष्मा बहुत धीमे गति से जाती है सर, एल्युमिनियम में, पारा में, चांदी में या सोना में। तो सही आंसर हो जाएगा सर पारा, ऑप्शन बी इज द राइट। 10वां के बाद 11वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, यानी 4 घोल दिया हुआ है सर, इनमें से आपको विद्युत का कुचालक ढूंढना है। सर याद रखें, नींबू का रस ये तो सुचालक है, सिरका भी सुचालक है, नल का पानी भी सुचालक है, लेकिन 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 आसुत जल जो है वो क्या है सर, कुचालक है। यानी ये तीनों, नींबू का रस हो गया आपका, नल का पानी हो गया, सिरका, ये तीनों ए बी सी और ए बी सी जो है ये तीनों तीनों सर धातु के चालक हैं, इसमें करंट जा सकती है। लेकिन ऑप्शन डी जो है आसुत जल, इसमें याद रखिएगा किसी भी शर्त पे नहीं जाती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कि किसी धातु पर आपके मनचाहे दूसरे धातुओं का परत चढ़ाना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, और वो भी किसके द्वारा, बताइए सर। कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, याद रखेंगे सर, ऑप्शन ए इज द राइट। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि किनमें आंतरिक जनन होता है, यानी 4 जो दिया हुआ सर निम्न में से किनमें आंतरिक जनन होता है, मछली में, मेंढक में या स्टारफिश में। ये तो तीनों जलीय जीव है और बाहर में होता है सर, लेकिन मुर्गी सर, मुगरी बोल रहे हैं तो मुर्गी जो होता है सर इसमें आंतरिक जनन होता है। अगला सर देखिए 14वां नंबर प्रश्न क्या कहता है सर, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। इतनी आसान क्वेश्चन समझ रहे हैं, कान के नीचे देंगे अगर किसी का भी गलत हुआ तो। चलिए ऑप्शन देखिए, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तो फटाक से 14 का जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे सर ऑप्शन
बी इज द राइट, मुकुलन। अगला देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव, अब देखिए यानी धरती पर से छोड़ करके सर आप जितना ऊपर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, हवा का जो ऊंचाई जितना ऊपर जाएंगे सर उस ऊंचाई पर हवा का दाब बढ़ता जाता है या घटता जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब जो है सर वो बढ़ता जाता है या घटता जाता है। तो याद रखेंगे सर वो क्या होता है, घटता जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट, यानी आप जितना ऊपर जाएंगे वहाँ वायुमंडलीय दाब उस आपको उतना कम मिलेगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है सर, फटाक से बताइए। दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, चलिए देखिए दो ऑप्शन यहाँ रहा आपका कि पास्कल है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है या दोनों है या इनमें से, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है ये दोनों, कि ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो 16वां का क्या हो जाएगा सर हमारा सही आंसर, तो याद रखेंगे सर सही आंसर जो इसका होगा ऑप्शन सी होगा सर। 16 नंबर का क्या हो जाएगा सी, कि दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल भी होता है और इसी पास्कल को तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी भी हो जाएगा। और ऑप्शन ए प्लस बी किस में आपका दिया हुआ, दोनों ऑप्शन सी में। अगला देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, यानी संपर्क के द्वारा सर किस बल को, संपर्क के द्वारा किस बल को हम लोग लगाते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल। तो याद रखेंगे सर गुरुत्वीय बल भी दूर से लगता है, चुंबकीय बल भी दूर से लगता है, विद्युत ये स्थिर विद्युत बल भी दूर से लगता है, लेकिन घर्षण बल के लिए आपको घर्षण करना पड़ता है, यानी संपर्क में जाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। अगला सर देखिए 18वां नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील पदार्थ उसे कहते हैं सर जो जल जाता है, और जो नहीं जलता है उसे अदहनशील कहते हैं। तो लकड़ी तो जल जाता है, कोयला भी जल जाता है, पेट्रोल भी जल जाता है, ये तीनों हो गया आपका दहनशील पदार्थ। जबकि हमसे पूछा गया अदहनशील पत्थर क्या जलता, नहीं जलता है, तो यही तो हो गया अदहनशील, ऑप्शन डी इज द राइट। 19वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है सर, यानी किसी पदार्थ के लिए, किसी पदार्थ को जलने के लिए, ऐसे समझिए आप लोग अपनी भाषा में सर कि किसी पदार्थ को जलने के लिए उसके लिए जरूरी क्या है सर। तो याद रखेंगे सर क्या क्या कार्बन, क्या जल, क्या ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब तक सर कोई भी दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन ना मिलेगा तब तक वो जलेगा ही नहीं सर, ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी है। कहता है सर किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। कोई भी ज्वाला सर जब जलती है तो उसका सबसे ज़्यादा जो गर्म वाला भाग होता है सर, यानी जब आग कहीं पर लहर रहा है सर, और उस आग में दो तीन भाग होता है, एक ऊपर वाला, एक मिडिल वाला, एक नीचे वाला सर, तो उसमें सबसे ज़्यादा ताप कहाँ रहती है सर, गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है। तो याद रखेंगे सर उसके क्रोमा में, यानी बाहरी भाग में सर, ठीक है। अगर रहता है यहाँ पर नीला भाग तो वो मार देते सर, ऑप्शन नहीं मारा तो सबसे बाहरी भाग हम लोग मार देंगे सर 20 का ए। याद रखेंगे ज्वाला का सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन होता है, बाहरी। अगला सर देखिए कहता है निम्न में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर, याद रखेंगे गुणसूत्र मिलकर किसका, नर शिशु का। अब आप लोग बताइए सर नर शिशु जो है उसका सर निर्धारण या निरूपित होता है सर, फट से बताइए कि नर शिशु के लिए किस रूप में गुणसूत्र का होना चाहिए, एक्स एक्स में, एक्स वाई में, वाई वाई में या एक्स एक्स वाई में। तो पहले भी बताए हैं आप लोगों को कि एक्स वाई सर, इसके लिए जरूरी क्या है, एक्स वाई। तो किसका हमारा ऑप्शन बी इज द राइट। तो ये हो गया सर नर शिशु के लिए। आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारा हो गया किसके लिए, नर शिशु के लिए हो गया। लेकिन आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल है कि मादा शिशु जो होती है सर, क्या चीज़, मादा शिशु के लिए जरूरी क्या है सर, कौन सा गुणसूत्र मादा शिशु के लिए जरूरी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला देखिए सर 22वां नंबर कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। कल क्लास में लिखा है आप लोगों को, अगर गलत हुआ तो कपार फोड़ देंगे सर। चलिए कहता है क्या 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर, 1 जून। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 दिसंबर। 23वां नंबर सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, कहता स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव सामान्य अवधि होती है, यानी स्त्रियों में होने वाला जो मासिक स्राव है उसका सामान्य अवधि क्या होता है, 22 दिन का, 14 दिन का, 35 दिन का या 28 दिन का। तो सही आंसर हो जाएगा 28 दिन का सर।
इसी को ऋतुस्राव भी कहते हैं, इसी को महामारी भी कहा जाता है सर। 24वां नंबर कहता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सर, यानी उसका नेचर बताना है सर। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, तो पहला क्या, आभासी। सर कहीं आगे पढ़ेंगे, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। यानी याद रखेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, आभासी। चलिए आप लोगों के सेट का ये 25वां क्वेश्चन है, यानी हम लोग आधा दूर यानी आधे का सफर पूरा कर लिए हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले आप लोग मोबाइल का लैंडस्केप मोड चेंज करके वीडियो को पहले लाइक कीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए कि ये देखिए कि कितने वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे टपकने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों का यहाँ डिस्कस हो रहा है। उसे भी बुलाओ, अपनी टीम अपने परिवार में शामिल करो और उसे भी पास होने का मौका दो, A+ लाने का मौका दो। इन सारे जितना भी सेट आपके लिए किया गया अभी तक सर, अगर वे सारे सेट को आप बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेते हैं तो A+ आना आपका तय है सर, तय, कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 25वां नंबर देखते हैं। कहता वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले बिंदुओं को भी दिखा सकता है सर, यानी उस यंत्र का, उस टूल्स का सर, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो जिसका जो है ना वो दृष्टि रेखा पर जिस चीज़ों का फोटो नहीं बनता, जो हम नहीं देख पाते हैं अपनी आंखों से सर, उसे भी दिखा देता है। तो उसका क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा सर, पेरिस्कोप। अब आगे बढ़िए सर, यानी ये 25वां नंबर, लेकिन हम जान रहे हैं आप लोग फिर से भूल गए वीडियो को लाइक करना। पहले लाइक कर दीजिए सर, तभी तो हमें भी जुनून आएगा ना कि नहीं, बच्चे हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न का जो है डिस्कस करते हैं, उसे याद करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं सर, तो हमें भी बनाने में, मेहनत करने में अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है सर, कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश, कहाँ पर, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो 26वां का A नंबर हमारा हो जाएगा सर सही आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है, तो वो हो जाएगा पुतली, जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं सर। क्या कहते हैं, प्यूपिल। 27वां नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है और देखिए क्या कहता है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती हैं। यानी जिन फसलों को सर हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच काटते हैं, उन फसलों को क्या कहते हैं, रबी, खरीफ, दलहन, तिलहन। तो सही और राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ फसल। आगे बढ़िए सर, 28वां नंबर कहता है कि स्वपोषी का उदाहरण है सर, कि इनमें से कौन ऐसे है चार ऑप्शन में से जो अपने आप को पालता है सर, अपनी पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो गाय सर तो भी देखिए पेड़ पौधा पर निर्भर है सर, बकरी भी पेड़ पौधा पर, तिलचिट्टा भी तो सर घर की वस्तुओं पर, लेकिन अमरूद का पेड़ जो है ये खुद अपना भोजन तैयार करता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सर, सब अपना भोजन खुद तैयार करता है, तो इस वजह से उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। और इसके द्वारा पोषण करने की विधि जो कहलाती है वो स्वपोषण विधि कहलाती है। लेकिन इसी के साथ फिर आप लोगों से एक प्रश्न हमारा रहा कि अमरूद का पौधा, यानी कोई भी पौधा जो है जो अपना भोजन रेडी करता है, अपना पोषण तैयार करता है, उस विधि को हम लोग सर क्या कहते हैं, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग डालेंगे। और ये इसी के साथ 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली जगह की जाती है। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली जगह क्या किया जाता है, जुताई, भंडारण या कटाई। तो याद रखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, फट से बताइए, हार्वेस्टर के द्वारा क्या किया जाता है सर। तो 29 नंबर जो है उसका सही आंसर हो जाएगा कटाई। हार्वेस्टिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कटाई करते हैं। 30वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता। सर हम लोग गांव में रहने वाले हैं, गांव वाले आराम से इन सारी चीज़ों को रात में देख सकता है सर, लेकिन शहर में दिखता क्यों नहीं। तो याद रखेंगे सर क्या कहता है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद भी, तारे भी, ग्रह भी, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है, फटाक से बताइए सर, क्या कारण है जिसके वजह से शहर वालों को ये सारी चीज़ दिखाई देता नहीं। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि उन्हें कोई देखता नहीं है, बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं या धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं।
तो सर इसका ऑप्शन बी मेरे अनुसार से जो है सर कि बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में बहुत ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि सर वहाँ बड़े शहरों में सर रोशनियाँ काफ़ी अधिक रहता है, चकाचौंध माहौल रहता है सर। आसमान उन लोग को सही ढंग से दिखता नहीं है, क्योंकि अपने ही रोशनी में सर आंखें रह जाती है। और हम लोग के यहाँ सर छोटा गांव रहता है, पूरा आसमान खाली खाली रहता है। मेरे अनुसार से सर बी लगना चाहिए। 30 का ऑप्शन सर क्या होना चाहिए? बी। लेकिन जैक के द्वारा जो आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया उसमें दिया गया है सर ए, जो हमें सही नहीं लगता है सर, कि उन्हें कोई देखता नहीं है। बात सही है सर कि देखता नहीं है, ये भी बात है, लेकिन सटीक आंसर हमें वो लग नहीं रहा सर। सटीक लग रहा है कि बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, हमारे अनुसार से तो बी है ज़्यादा सही। आप लोग को क्या लगता है सर? ये दोनों तो खैर होना नहीं है। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को ए सही लगता है क्या? तो इसका सर आप लोग ज़रा देख लेंगे, क्योंकि हम श्योर नहीं है सर 30 नंबर में। ये आगे सर देखते हैं, या इसको हम लोग रिपीटेशन ऐसे भी 30 नंबर को सर विशेष ढंग से अगर देखें कि चलो इस पर एक जरा डिस्कस कर ही लेते हैं बेटर ढंग से हम लोग, कि 30 जो है हमारा क्या कह रहा है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है? तो सर उन्हें छांटते हैं सर, हम लोग ऑप्शन को छांटते हैं। जब 3 4 दिया हुआ तो इनमें से सर कुछ है नहीं, कि इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। और उन्हें कोई देखता नहीं है, देखने का तो सब शौकीन होता है। तो 2 ऑप्शन हमारा यहाँ से डिलीट हुआ। अब हमारे पास कहता है सर बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, और एक सर धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। दोनों हमें लग रहा है सर, दोनों जो है ना, ये दोनों सही लग रहा है। लेकिन दोनों में सर विज्ञान की दृष्टि से ज़्यादा सही कौन है, हमें उसे देखना है सर, कि ज़्यादा सही इनमें से कौन है। तो हम अगर अपने अनुसार आपके जगह पर रहते सर, तो इसे देते हम 100 में से 70% सर, और इसे देते 30%। क्योंकि सर लाइट होता है, लेकिन ऑलवेज तो लाइट नहीं ना रहता है, इस वजह से हम सर इसे भी गलत कर रहे हैं। और जो बच गया हमारे पास सर ऑप्शन सी, हम इसे सही कर रहे हैं सर। ये 30 नंबर का ऑप्शन सी हमारे अनुसार ऐसे लगा हमको बी था, लेकिन फिर जब गौर किए बाद में तो पता चला कि नहीं, सी ज़्यादा वेटेज रख रहा है। सी जो है ना ज़्यादा वेटेज रख रहा है सर, इस वजह से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है। कहता सबसे दूर का ग्रह कौन है? आप ले, इतना आसान क्वेश्चन सर कहाँ ढूंढिएगा आप? ये तो पहला, और ऑप्शन भी देखिए पहला ही सही हो गया। 31 का ऑप्शन ए इज द राइट। अगला देखिए और थोड़ा तेजी से। कहता खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? यानी खगोलीय पिंड की जो दूरी है सर, उसे किस इकाई में मापा जाता है? तो 32 का हमारा जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन ए। याद रखेंगे सर, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। यानी जो भी खगोलीय पिंड की दूरी होता है उसे किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। 33वां नंबर, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? यानी यहाँ 3 4 घर्षण का रूप दिया हुआ सर, उनमें कौन ऐसा है जिसके तुलना में सर्पी घर्षण कम होता है? तो पहला जो है आपका वो देखेंगे एस्थेटिक घर्षण, लोटनी घर्षण, या दोनों। तो सर पहला ऑप्शन सही है, एस्थेटिक घर्षण। ठीक है। अब देखिए सर 34वां नंबर सवाल आपके सामने है। कहता तरल यानी हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खाली जगह किया जा सकता है। यानी सर जो कहता है जो भी है तरल या जल में गति कराने के लिए एक उसे उचित आकार दे करके हम क्या कर सकते हैं? घर्षण बल को कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं। तो अगर सर हम लोग जैसे पानी में कोई चीज़ को चलाना है तो उसे क्या करना होगा? हम लोग डायरेक्ट दीवार की तरह कर देंगे, सारा वो सर पानी से टकरा के आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उचित आकार देंगे, जैसे नाव के आकार दे देंगे, मछली के आकार दे देंगे सर उस वस्तु को। तो जैसे ही सर वो आकार दे देंगे उसका घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 35वां की ओर। कहता है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? किस आकृति वाली वस्तु पर तरल घर्षण क्या होता है? अभी अभी सर यही क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि कौन सा, कि सर तरल मतलब पानी में हवा में चलने वाला। तो सर जो पानी में चलने वाला घर्षण किस वस्तु पर कम होगा? जो नाव के आकार का होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? देखिए कहीं नहीं जाएंगे सर, डायरेक्ट सी नंबर देखिए, नौकाकार यानी नाव के आकार का सर। तो ऑप्शन सी इज द राइट। याद रखेंगे कि तरल में चलने के लिए वस्तु का कौन सा आकार होना चाहिए घर्षण को कम करने के लिए? सी।
36वां नंबर देखिए कहता है सर कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है सर, कि पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है, रेशम को, नायलॉन को, रेयन को या पॉलिस्टर को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी। अगला बढ़िए 37वां नंबर कहता है सर निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, यानी किस धागे की मजबूती जो है सर सबसे अधिक होती है। तो 37 का क्या, कपास का, ऊन का, नायलॉन का या रेशम का। तो सही आंसर हो जाएगा सर नायलॉन। नायलॉन का धागा काफी मजबूत होता है। अगला देखिए 38वां नंबर कहता है सर दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है सर, यानी जो क्लॉटिंग रहता है या ऐसे बोलेंगे फायर ब्रिगेड वाला जो आदमी रहता है सर, आग लगने पर जो आप आग, घर के आग को बुझाने आता है, फायर ब्रिगेड जो आदमी होता है सर, उसके कपड़ों पर कौन सा क्लॉथ चढ़ा हुआ रहता है, फटाक से आप लोग बताएंगे सर। तो पहला ही ऑप्शन तो सही है सर आप लोगों का, मेलामाइन। याद रखेंगे सर कौन सा, मेलामाइन। चलिए सर 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है सर, आयाम पर। पहला ही ऑप्शन सही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 40वां नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि कंपनों को क्या करनी होगी सर, ध्वनि प्रबलता को घटाने के लिए हमें ध्वनि कंपनों के साथ क्या करना होगा। तो सर कहता है उसकी आवृत्ति घटानी होगी, आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम बढ़ाना होगा, आयाम घटाना होगा। तो सर याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट, यानी आयाम को घटाना होगा। 40 क्वेश्चन हो गया मात्र, और मात्र सर 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। जो भी बच्चे अभी अभी आए हैं वे जरूर वीडियो को लाइक कर लेंगे, अपना कमेंट देंगे कि 50 में से आपका कितना सही हुआ, प्लस दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, और अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे। कहते सर प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है, यानी जो प्राश्रव्य ध्वनि होता है सर उसके कंपनियों की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखेंगे सर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सर इसे प्राश्रव्य कहते हैं। और 20 से कम देखिए जो श्रव्य होता है सर, जिसे हम लोग सुन सकते हैं ना, जिसे क्या करता है सुन सकते हैं, वो सर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है सर। कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और ये होता है सर इसके ऊपर वाला प्राश्रव्य, और ये 20 से नीचे वाला सर अपश्रव्य होता है। तो आगे बढ़ते हैं सर, ऑप्शन सी सही था। 42वां कहता है सर रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी होता है सर, यानी रिएक्टर पैमाने पर कौन सी तीव्रता वाली भूकंप क्या होता है, विनाशकारी होता है। तो क्या 3 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला, 5 या 7। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सर 7 से अधिक। याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़िए सर क्या कहता है 43वां नंबर की वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी सर, कि वायुमंडलीय विद्युत जो है उसकी खोज किसने की थी। तो कहता थेल्स ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या न्यूटन ने या सर विलियम गिलबर्ट ने। सही ऑप्शन हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 44वां देखिए सर कहता है कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होती है सर। तो 44 का सही आंसर देखिए आप लोग। कहता है सर ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है, ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है, या रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो 44 का सर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ जो होता है वो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या कर देती है, प्रतिकर्षित कर देती है अपने से दूर। जो भी बच्चे सर जिसको इंग्लिश पढ़ना हो या इंग्लिश मीडियम के अगर कोई हैं तो देखिए साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी दिया हुआ है, आप लोग इत्मीनान से इसे पढ़ लेंगे सर। आगे देखिए क्या कहता है 45वां नंबर कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विस्थापन की समस्या हो रही है। वायुमंडल में जो है सर विस्थापन नहीं, विश्व तापन, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं सर। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, समझे कि नहीं। तो वो ग्लोबल वार्मिंग का सर मेन कारण क्या है सर, ये विश्व तापन को हम लोग विश्व उष्णन भी कहते हैं सर। ये देखिए आपका इंग्लिश यहाँ दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, इसको सर विश्व उष्णन भी कहते हैं। तो किस गैस के कारण, तो 45 का इकलौता आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन
सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन सर। तो याद रखेंगे सर, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? CO2 कहा जाता है सर। और मीथेन को क्या कहा जाता है? आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए सर, मीथेन को क्या कहा जाता है। अगला बढ़िए सर, 46वां नंबर कहता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? फटाक से बताइए कि जिस पर पृथ्वी बैलेंस बनाए हुए है सर, वो विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? फट से बता दीजिए। 6, 7, 8 या 10? तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 6 सर। क्या हो जाएगा? कहीं कहीं 7 भी मिलता है, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे सर। NCERT में जो दिया रहे उसी को आप लोग सही मानेंगे। ऐसे फिलहाल हम आप लोग को 6 मरवा रहे हैं सर। ऑप्शन ए को हम सही मान रहे हैं। बाद बाकी एक बार आप लोग NCERT से इसे वेरीफाई कर लेंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। फिलहाल अभी हम लोग ऑप्शन ए मारे। 47वां देखिए सर, क्या कहता है कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? यानी ताजमहल में जो संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं सर, वो खराब हो रहे हैं। वे क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। तो उसका मेन कारण क्या है? तो सर अम्लीय वर्षा। पहला ही सही हो गया। 48। अब चलिए 48 नंबर कहता है द्वितीयक प्रदूषक है सर। प्रदूषक 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होता है सर। तो द्वितीयक वाला जो है वे क्या है? तो देखिए 48 का, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड है, या सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल जो होता है सर, वही होता है द्वितीयक प्रदूषक। 39वां नंबर देखिए, 39वां बोलते हैं सर, 49वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है सर कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण है? यानी कुछ प्रजातियां जो है सर, उसके विलुप्त होने और गायब होने का कारण क्या है? तो पहला कहता है सर आवासों का विनाश होना। बिल्कुल, क्योंकि सर आजकल लोग जो है ना अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहे हैं सर। तो पहला कारण तो ये है सर। पेड़ लगाना नहीं, लगाने से तो प्रवास बनता है सर। तो पहला ये, दूसरा नहीं होगा सर। वहाँ पूछा है कारण क्या है? कारण ये है सर आवासों का विनाश कर देना। पेड़ लगाने से आवास बनता है, इसलिए पेड़ नहीं होगा। वनों का संरक्षण सर, संरक्षण करने से भी उसका आवास बनेगा सर, यानी सुरक्षा करना। तो ये दोनों नहीं होगा। शिकार, बिल्कुल, शिकार करने से भी सर जानवर गायब हो रहे हैं। तो हमारा पहला और चौथा सही है। आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन में पहला और चौथा उसी ही सही मारेंगे सर। ऑप्शन डी मिल गया हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट। और चलिए ये रहा आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न सर, 50वां। क्या कहता कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? कोक, गैस, बिटुमिनस या पेट्रोल? तो याद रखेंगे सर 50 नंबर का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। बिटुमिन दिया हुआ, कहीं कहीं आपको बिटुमिनस भी मिल जाएगा सर, कहीं बिटुमैन देखो इंग्लिश में दिया हुआ है। तो चलिए इतनी देर तक मेरे साथ आप लोगों का बने रहने के लिए सबसे पहले तो एकदम हार्टली आप लोगों को थैंक्स। लेकिन सर जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेंगे और कमेंट में बता लेंगे कि आपका कितना सही हुआ, उसके बाद जाएंगे। अगला सर जो 2025 का एकदम गरम गरम मॉडल पेपर दिया हुआ है सर, सोशल का लेके आते हैं, फिर इंग्लिश का, फिर या हो सकता है अगला हम मैथ का लेके आ जाएं सर आप लोगों के लिए। तो वो वीडियो देखने के लिए इसके साथ जुड़े रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।